हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम के बारे में। सो व्हाट इज द फेजर डायग्राम? अ फेजर डायग्राम इज अ ग्राफिकल टूल दैट रिप्रेजेंट an oscillating quantity such as displacement, velocity or acceleration as a rotating vector. This vector is called phasor. तो फेजर डायग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं? फेजर डायग्राम में हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ऑसिलेटिंग क्वांटिटी को, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो फेजर डायग्राम में हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ऑसिलेटिंग क्वांटिटी को, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में, और इसी रोटेटिंग वेक्टर को हमने फेजर बोला हुआ है। तो ये क्लियर हुआ आपको फेजर डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे। ऑलराइट, अब उसके बाद जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। करेक्ट, जैसे कि जो एंगल का मेजरमेंट हम लोग करेंगे, यहां पर वेक्टर रोटेट कर रहा है और ये हो गई हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हमें रेफरेंस लेना है। तो अब जो भी मेजरमेंट करेंगे एंगल का, वो हम लोग कहां से करेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करेंगे। तो पार्टिकल हमारा यहाँ पर जो रोटेट करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा, और जो वेक्टर है, रोटेटिंग वेक्टर है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेना है, और जो वेक्टर रोटेट करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा फेजर डायग्राम के अंदर। करेक्ट। और फेजर डायग्राम क्या करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम के बीच में ब्रिज क्रिएट करेगा। तो ये जो ब्रिज क्रिएट कर रहा है उसकी हेल्प से हम लोग इजिली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। एसएचएम बहुत कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट, बट अगर हम उसे फेजर डायग्राम की हेल्प से न्यूमेरिकल को सॉल्व करें एसएचएम के, तो इजिली सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए फेजर डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये जो फेजर डायग्राम है वो 12th क्लास में दोबारा से रिपीट होगा। अभी जैसे आप 11th में हो, आप 12th में आओगे, तो जब 12th क्लास में आप पढ़ोगे, करेक्ट, तो 12th क्लास में एक एसी चैप्टर आएगा, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर आएगा तो वहां पर भी फेजर डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। और जैसे हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस लिया, वहां पर भी आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस लोगे। यहाँ पर जो हमारा रोटेटिंग वेक्टर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, वहां पर भी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये सारी चीजें सेम होंगी, लेकिन यहाँ पर जो क्वांटिटीज हैं वो ऑसिलेटिंग क्वांटिटीज हैं, वहां पर क्वांटिटीज अलग होंगी। ऑलराइट, तो उसके बारे में हम लोग 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये फेजर डायग्राम क्लियर हुआ होगा, इसकी इंपोर्टेंस समझ में आई होगी। करेक्ट, और कैसे इसे हम लोग ड्रॉ करते हैं और क्यों हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो इसे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो अगर मैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम लूं, तो यहां पर ये जो ब्लॉक है वो एसएचएम कर रहा होगा, और इस ब्लॉक की कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ एक्सेलरेशन होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो इन सभी के बारे में हम लोग वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एसएचएम इक्वेशन तो ऑलरेडी हमें पता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। करेक्ट, तो एसएचएम इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती है। मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ फाइव इक्वल टू जीरो, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ जो हमारा एसएचएम स्टार्ट हुआ है वो मीन पोजीशन से हुआ है। करेक्ट, फाइव यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग? इनिशियल फेज। इसके बारे में भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। ये क्या है? हमारा इनिशियल फेज है, तो ये भी हमें पता है। करेक्ट, तो हम लोग मान के चल रहे हैं एसएचएम हुआ है मीन पोजीशन से स्टार्ट, तो फाइव इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास इक्वेशन है। करेक्ट, अब मैं क्या करना चाहता हूँ? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ। करेक्ट, ये काम हम करना चाहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ये जो एक्स एक्सिस है इस पर लेता हूं मैं टाइम को, और जो वाई एक्सिस है उस पर लेता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, ये भी हमें क्लियर है। अब क्या करें? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ टी इक्वल टू जीरो टाइम पे पार्टिकल कहां पर है। टी इक्वल टू जीरो टाइम पर, तो टी इक्वल टू जीरो पर देखते हैं। टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन, और टी की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब टी इक्वल टू जीरो टाइम पे पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो पर है। मीन्स अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं
तो पार्टिकल की पोजीशन ये होगी t इक्वल टू 0 टाइम पर। ये क्लियर हो गया हमको? ठीक है, यहां से एसएचएम स्टार्ट हो रहा है। अब उसके बाद में मैं देखना चाहता हूं, हम लोग यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे पूरी एक साइकिल के लिए ड्रॉ करके देख लेते हैं। करेक्ट, कैपिटल टी टाइम के लिए, जो कि हम उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वन साइकिल। तो टी टाइम के लिए देख लेते हैं। लेट सपोज यहां तक एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो रही है। ये हाफ टाइम पीरियड हो गया t/2, ये t/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3t/4। करेक्ट। तो t इक्वल टू 0 के लिए तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, अब t/4 के लिए देखेंगे। तो अगर मैं t इक्वल टू t/4 देखूं और देखना चाहता हूं मैं पार्टिकल किस पोजीशन में प्रेजेंट है, तो हमारे पास में x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अब ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, ये भी हमें पता है। x इक्वल टू a साइन ओमेगा की जगह रखेंगे 2π/t, और t की जगह पर रखेंगे t/4। अब t से t को कैंसिल आउट करो तो हो जाएगा π/2। तो x इक्वल टू हमें मिलेगा a साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो x इक्वल टू a मिल जाएगा, मीन्स प्लस a। तो x इक्वल टू प्लस a हमें मिलेगा। अब ये हमें समझ में आ गया कि पार्टिकल t इक्वल टू t/4 पे प्लस a पोजीशन पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, t इक्वल टू t/2 पर पार्टिकल हमारा कहां पर है। तो फिर से वही इक्वेशन, x इक्वल टू a साइन ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2π/t, और t की जगह पर रखेंगे t/2। ये क्लियर है सभी को? t से t कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 हो गया, तो साइन पाई हो गया। और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, सोच के देखो, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई की वैल्यू होती है हमारी 0। करेक्ट। तो साइन पाई की वैल्यू 0 है, तो x इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब पार्टिकल फिर से x इक्वल टू 0 पे आ गया। तो आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। अब हम दोबारा से ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पर t इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 था, t/2 टाइम पर भी पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर था। करेक्ट। और t टाइम पर भी जब आप निकालोगे तब भी आपको 0 ही मिलेगा, बेशक आप रखकर देख लो इसको। अगर मैं t टाइम के लिए देखता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू a साइन 2π/t ओमेगा की जगह रखा, और ये हो गया t से t गया, साइन 2π क्या होता है, 0 होता है, तो x इक्वल टू फिर से 0 मिल गया। और जब आप 3t/4 रखोगे तो आपको -a मिलेगा। तो ये आप खुद से करके देखना, t इक्वल टू 3t/4 रखना, और आप जब चेक करोगे तो आपको -a मिल जाएगा। अब जो आपका ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसा बनेगा। मैं ग्राफ प्लॉट करके बताता हूं आपको। ये प्लस a हो गया, और ये -a मिलेगा 3t/4 पर। तो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा होगा। करेक्ट, कुछ ऐसा। ये है प्लस a, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ये है -a। इसको नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं। -a, ये क्लियर हो गया आपको? तो इस टाइप का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ मिलेगा। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये ग्राफ तभी करेक्ट होगा जब फाई इक्वल टू 0, तब करेक्ट होगा जब हम मान के चलेंगे जो हमारा एसएचएम स्टार्ट हुआ वो मीन पोजीशन से हुआ है। अगर मान लो कि एसएचएम मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ है, एक्सट्रीम पोजीशन से हुआ है, या फिर कहीं से भी हुआ है, और हो भी सकता है, क्योंकि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि एसएचएम मीन पोजीशन से ही हो। तो हमें ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि हमें एसएचएम इक्वेशन दी क्या हुई है, उससे हम फाई देख लेंगे। करेक्ट, और उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्राफ ऐसे ही बने, ये ग्राफ तभी करेक्ट होगा जब फाई इक्वल टू 0 होगा। अगर फाई इक्वल टू 0 नहीं है तो ग्राफ डिफरेंट भी हो सकता है। राइट, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अलग अलग भी हो सकते हैं, ये हमें अपने दिमाग में फिट करके रखना है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो हमें एसएचएम इक्वेशन तो ऑलरेडी पता है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t
प्लस फाइव, फाइव यहाँ पर इनिशियल फेज होता है। अगर मैं मान के चलूँ SHM मेरा मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो फाइव की वैल्यू जीरो होगी, ये भी हमें पता है। तो अगर फाइव इक्वल टू जीरो रखेंगे देन अब हमारे पास इक्वेशन होगी x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। करेक्ट, ये हमारे पास इक्वेशन होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस x को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए। तो मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो dx बाई डी टी दोनों साइड में टाइम से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ए कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू रूल उसे बाहर रखो। डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, dx बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी ए, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी करेंगे तो कॉस ओमेगा टी आएगा, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करेक्ट, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास आ गई। अब मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। करेक्ट, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बनाया था, वैसे ही वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में बनाना चाहता हूँ। देखते हैं कैसा बनेगा। ओके, सो इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे मैं टाइम लेता हूँ और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लेता हूँ। तो यहाँ पर है टी इक्वल टू जीरो टाइम। करेक्ट, एक साइकिल के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर टाइम है टी और इसके बीच में टी बाई टू, हाफ साइकिल। इन दोनों के बीच में होगा टी बाई फोर, और ये हो जाएगा हमारा थ्री टी बाई फोर। करेक्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं टी इक्वल टू जीरो से कि वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो हमें वेलोसिटी देखनी होगी। टी इक्वल टू जीरो पर क्या है, टी बाई फोर पर क्या है, टी बाई टू पर क्या है, थ्री टी बाई फोर पर क्या है, ये सब हमें देखना होगा। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी क्या होगी। तो टी इक्वल टू जीरो लिया हमने, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब टी की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो होता है वन, सो v इक्वल टू आ रहा है ए ओमेगा। तो अगर टी इक्वल टू जीरो टाइम पर हम देखें तो वेलोसिटी कितनी है, ए ओमेगा है। मतलब यहाँ पर कहीं होगी हमारी, जीरो नहीं है, ए ओमेगा है, पॉजिटिव आ रही है। करेक्ट, अब मैं देखता हूँ टी बाई फोर पर कितनी है वेलोसिटी। तो नेक्स्ट देखने वाले हम टी इक्वल टू टी बाई फोर में वेलोसिटी क्या होगी। तो v इक्वल टू हमारे पास में ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। करेक्ट, टी बाई फोर पे हमें देखना है ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी टू पाई बाई टी, और टी की वैल्यू होगी टी बाई फोर। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू होती है जीरो, तो v इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो t इक्वल टू टी बाई फोर पर वेलोसिटी है जीरो। ऐसे ही अब हम लोग देख लेते हैं, और इस पॉइंट को अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो ये आएगा यहाँ पर, टी बाई फोर पर जीरो है। अब टी बाई टू पर देख लेते हैं। तो t इक्वल टू टी बाई टू, वेलोसिटी निकालते हैं, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस, और ओमेगा की जगह रखेंगे टू पाई बाई टी, और टी ले रहे हैं टी बाई टू। तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से टू हो जाएगा। ये आ रहा है हमारा कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, वो होती है माइनस वन, तो ये हो माइनस ए ओमेगा। तो टी बाई टू पर वेलोसिटी हो गई निगेटिव, और वो है माइनस ए ओमेगा। मतलब ये पॉइंट यहां पर नहीं होगा, माइनस ए ओमेगा। करेक्ट, अब उसके बाद थ्री टी बाई फोर पे देखते हैं। थ्री टी बाई फोर पे कितनी है ये देख लेते हैं। v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस, ओमेगा की जगह रख लेते हैं टू पाई बाई टी, और टी की वैल्यू थ्री टी बाई फोर। करेक्ट, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा टू। करेक्ट, तो ये आ रहा है हमारे पास में थ्री पाई बाई टू। v इक्वल टू हमारे पास में ए ओमेगा कॉस थ्री पाई बाई टू। करेक्ट, ये आ रहा है। अब इसकी वैल्यू सोच के देखो आप कितनी होनी चाहिए। कॉस थ्री पाई बाई टू की वैल्यू होती है जीरो। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आएगा, इसकी वेलोसिटी होती है जीरो। ऐसे जब आप टी इक्वल टू टी रखोगे
तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा प्लस ए ओमेगा, वो भी रख के मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट निकालते हैं v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वैल्यू रखते जा रहे हैं और देखो सब कुछ सामने आता जा रहा है। अब 3t/4 पे 0 आया, इस पॉइंट को भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर आएगा, करेक्ट। तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, 3t/4 पर कितना आया था, 0 आया था, 0, और t/2 पर कितना है, माइनस ए ओमेगा, फिर 3t/4 पे हो जाएगा 0, और t जब रखोगे t इक्वल टू तो हो जाएगा प्लस ए ओमेगा। तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा बनेगा, तो ये आप निकाल के देखना, आपको प्लस ए ओमेगा मिलेगा। बस इसमें 2π/t कर देते हैं और t की वैल्यू t लेनी है, t से t गया, cos 2π की वैल्यू हो जाती है 1, तो आ गया v इक्वल टू ए ओमेगा। देखो आ गया ये। तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए, कुछ इस टाइप का बनना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये ग्राफ तभी करेक्ट होगा जब फाई इक्वल टू 0 है, मतलब जब SHM मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तभी ये ग्राफ करेक्ट होगा। अगर SHM मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये ग्राफ भी करेक्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन देखा, अब हम वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। से नोट करो। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी विद पोजीशन, कैसे वेलोसिटी पोजीशन के साथ में वेरी करेगी, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑलरेडी हमें पता है, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है, ये हमें ऑलरेडी मालूम है, करेक्ट। और लेट सपोज ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें एक चीज और पता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है SHM में, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, करेक्ट। ये क्वेश्चन भी हमें पता है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये भी हमें मालूम है। तो यहां से मैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, x/a, करेक्ट। मुझे एक चीज और पता है, मुझे क्या पता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम 1 लिख सकते हैं, करेक्ट, ये भी हमें पता है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, करेक्ट, और उसे रख दूंगा इक्वेशन 1 में, ये काम मैं करने वाला हूं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कॉस ओमेगा टी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी x/a, स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1/a अंडर रूट और a² माइनस x², ये मिल जाएगा हमको। जब आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर रखोगे x²/a, एलसीएम लोगे और 1/a² उसे बाहर लोगे, तो आपको 1/a अंडर रूट a² माइनस x² मिलेगा। ये है कॉस ओमेगा टी की वैल्यू, और इसे हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देखते हैं हमें क्या मिलता है, v इक्वल टू ए ओमेगा 1/a अंडर रूट a² माइनस x²। अब a से a को कैंसिल आउट करो, तो v इक्वल टू हमें मिलेगा ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x², ये हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x², ये है वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मुझे किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी चाहिए तो मैं इस फॉर्मूले में x की वैल्यू रखूंगा जिस पोजीशन पे भी चाहिए, और ये जो x मेजर किया गया है वो मीन पोजीशन से किया गया है, ठीक है। x कहां से मेजर करते हैं हम लोग, मीन पोजीशन से, ये ऑलरेडी हमें पता है। जैसे कि मान लो कि ये है हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और ये कर रहा है SHM, ये है मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये हमारी मीन, ये एक्सट्रीम, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, करेक्ट, ठीक है। अब मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होगी, 0, और यहां पर होगी x इक्वल टू प्लस ए, और यहां पर होगी x इक्वल टू माइनस ए, करेक्ट।
तो ये जो x की वैल्यू हमने मेजर की है वो मीन पोजीशन से की है। राइट साइड में अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो x पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो x हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ऑलराइट, अब जैसे मुझे चाहिए मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, मैं ये निकालना चाहता हूँ। तो मीन पोजीशन पे मुझे निकालना है, तो केस 1 ले रहे हैं हम लोग। इसमें 2 केस करेंगे। केस 1 मीन पोजीशन पे है, करेक्ट। तो मीन पोजीशन पर x इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ऑलराइट, और हमें क्या मिला था, v इक्वल टू, अगर आप ध्यान दो, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, v इक्वल टू ओमेगा ए। तो ये वेलोसिटी होगी x इक्वल टू 0 पर ओमेगा ए, करेक्ट। ऐसे केस 2 भी देखते हैं। राइट, एक्सट्रीम पोजीशन पे भी देख लेते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू 2 पॉसिबल है हमारी, या तो x इक्वल टू प्लस ए होगी या फिर x इक्वल टू माइनस ए होगी, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर अगर आप ए रखो प्लस ए या माइनस ए रखो, दोनों ही केस में v 0 मिलेगा आपको, करेक्ट। तो v आपको 0 मिलेगा, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, दोनों ही जगह पर वेलोसिटी 0 होगी। ये क्लियर हो गया हमको, ठीक है। अब ये जो v इक्वल टू ओमेगा ए मिली है, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, ये भी आपको याद रखनी है। एक्स जो मीन पोजीशन पे वहां पर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, और जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पर हमें मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी, और मिनिमम वेलोसिटी होगी 0, करेक्ट। तो हमको ये भी पता चल गया कि एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे, और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। और आपको किसी भी पोजीशन में निकालनी है, जैसे x इक्वल टू प्लस ए बाई 2 पर, या फिर a बाई रूट 2 पर, माइनस ए बाई रूट 2 पर, आप x की वैल्यू रखोगे और सिंप्लीफाई करोगे, आपको उस पोजीशन पर वेलोसिटी मिल जाएगी इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ के बारे में। तो अब हमें वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाना है, और लेट्स सी हम कैसे इस ग्राफ को बना सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास में v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास में है, करेक्ट। अभी अभी हमने इस इक्वेशन को फाइंड आउट किया था। तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसी भी एक्स पोजीशन पे वेलोसिटी निकालनी है तो इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करो, और ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर करके। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमें मिलेगा, करेक्ट। हमने दोनों साइड स्क्वायर किया और ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो वो होगा हमारे पास में वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा, करेक्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमें मिलेगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन है हमारी इलिप्स की इक्वेशन, ये है हमारी इलिप्स इक्वेशन, करेक्ट। अगर ये बेस सेम होते तो ये सर्कल बनता, ये और ये अगर सेम हो जाते तो सर्कल की इक्वेशन बनती, बट ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए इलिप्स की इक्वेशन होगी। यहाँ पर इलिप्स बनेगा अगर हम वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमें वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाना है। तो इस इक्वेशन को देख के ये तो समझ में आ गया कि इलिप्स बनने वाला है। ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, करेक्ट। अब इसके लिए हमें कुछ वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, जैसे ये हो गया 0, ये हो जाएगा प्लस ए,
और ये हो जाएगा माइनस ए, करेक्ट। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखूं तो वेलोसिटी क्या मिलेगी मुझे? अगर मैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखता हूं तो मुझे मिलेगा v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए, करेक्ट। तो अगर x इक्वल टू 0 रखें तो v इक्वल टू मिल रहा है प्लस माइनस ओमेगा ए। ऐसे ही अगर मैं x इक्वल टू प्लस ए रखूं या माइनस ए रखूं, दोनों ही कंडीशन में मुझे v इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है, करेक्ट, x का स्क्वायर हो रहा है, तो आप प्लस ए रखो माइनस ए रखो, दोनों ही केस में ए स्क्वायर मिलेगा और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो आपको दोनों ही केस में v इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, ये भी हमें क्लियर है। तो मतलब अगर x इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा ए है, मतलब यहां पर ये हो गया प्लस ओमेगा ए और ये हो गया माइनस ओमेगा ए, करेक्ट। और अगर x इक्वल टू प्लस माइनस ए है तो v इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अगर इसका ग्राफ बनाए तो एक ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अगर ग्राफ बनाया जाए तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये है ग्राफ। करेक्ट, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। और ये कैसा ग्राफ बन रहा है? इलिप्स बन रहा है यहाँ पर, तो इसको नोट कर लो। तो हमने वो वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ को भी ड्रॉ कर लिया, और किस तरीके का बन रहा है ये भी हमें समझ में आ चुका है। Now let's see one question on the basis of this concept. A particle performing SHM is at rest at a point P and Q, which are at a distance A and B from the point O. It has velocity v when it is halfway between P and Q. The time period of oscillation is. तो इस क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है कि वो कितना होगा, करेक्ट। ये P है और ये Q है। पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज एट रेस्ट एट अ पॉइंट P एंड Q, तो P और Q पर रेस्ट पर है, विच आर डिस्टेंस A एंड B। तो ये जो P पॉइंट है इसकी O से डिस्टेंस A है और Q पॉइंट की डिस्टेंस B है फ्रॉम दी O। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। इट हैज वेलोसिटी v व्हेन इट इज हाफवे बिटवीन P एंड Q। तो ये जब मिड पोजीशन पे होगा P एंड Q की, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v है, और हमें पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वेलोसिटी 0 होती है, तो यहाँ पर भी 0 है, हमें 0 ही मिल रही है। और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, करेक्ट। हमें पता है वी मैक्स इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा ए, ये हमें मालूम है, वी इक्वल टू ओमेगा ए होता है, करेक्ट। मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए होती है। हमें टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला गया है, ओके। तो वी मैक्स वी दे रखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं वी इक्वल टू ओमेगा ए, सही है। तो यहां से ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा? वी बाई ए। अब ओमेगा को हम एक चीज और जानते हैं, इसे लिख सकते हैं 2π/t, क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो ओमेगा को मैं टाइम पीरियड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो इसे लिख सकते हैं 2π/t इक्वल टू वी बाई ए, ये लिखा जा सकता है। तो यहां से t इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2π a डिवाइडेड बाई वी। अब आपको क्या करना है, इसमें a निकालना है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? एम्पलीट्यूड निकालने के लिए p और q के बीच का डिस्टेंस देखो कितना है, उसे लिख सकते हैं b माइनस ए, करेक्ट। अगर मैं p और q के बीच का डिस्टेंस देखूं तो वो जाएगा b माइनस ए, और एम्पलीट्यूड हाफ होगा इसका, तो b माइनस ए बाई 2, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, करेक्ट। मीन से लेकर एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड, और वो कितना होगा? b माइनस ए बाई 2। तो एम्पलीट्यूड भी आ गया। अब हमें क्या करना है? 2π एक ही जगह पे वैल्यू रख देते हैं, b माइनस ए बाई 2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये मिल जाएगा पाई b माइनस ए डिवाइडेड बाई वी, और ये हमारा आंसर होगा टाइम पीरियड। तो हमें जो टाइम पीरियड मिलने वाला है ऑसिलेशन का, वो पाई b माइनस ए बाई वी मिलेगा, और यही फाइनल आंसर है। इसे नोट कर लो, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, करेक्ट। सो हमें ऑलरेडी पता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, ये हमें ऑलरेडी मालूम है, करेक्ट। और हम लोग मान के चल रहे हैं जो एसएचएम स्टार्ट हुआ है वो मीन पोजीशन से हुआ है, सो फाइव इक्वल टू जीरो। तो हम लिख सकते हैं फाइव इक्वल टू जीरो के लिए x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये हमें पता है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी भी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, करेक्ट। और वो हमें मिला था v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वेलोसिटी है। अब अगर मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे एक्सीलरेशन मिलेगा। तो dv बाई डी टी, ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है उसे बाहर लो एंड कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर दो, करेक्ट। तो dv बाई डी टी बन जाएगा एक्सीलरेशन ए ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी का, सबसे पहले कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आएगा। तो ये हमें मिलेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी डिफरेंशिएट करने के बाद में। तो फाइनली एक्सीलरेशन हमें मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये हमें मिल जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, करेक्ट। ये हमें मिल चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। मुझे एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो मिल गया, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा एक्सीलरेशन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखते कैसा हमें ग्राफ मिलने वाला है। तो हम एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो लेट्स सी इट। तो ये है हमारा एक्सीलरेशन, और एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं टाइम को। एक कंप्लीट साइकिल लेंगे, टाइम पीरियड हो गया टी, यहाँ पर टी बाई टू आ जाएगा, टी बाई फोर, और ये होगा हमारा थ्री टी बाई फोर, करेक्ट। और यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ टी इक्वल टू जीरो पर एक्सेलेरेशन क्या होगा, फिर टी बाई फोर पर देखूंगा, टी बाई टू पर देखूंगा, थ्री टी बाई फोर पर देखूंगा, एंड देन टी पर देखूंगा। तो मुझे एक्सेलेरेशन पता चल जाएगा कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सेलेरेशन को टी इक्वल टू जीरो के लिए, करेक्ट। एक्सेलेरेशन की इक्वेशन हमारे पास में क्या है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो उसको भी लिख लेते हैं। ए इक्वल टू हमारे पास में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, करेक्ट, ये है हमारे पास में। अब इसमें टी इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो अगर टी इक्वल टू जीरो करेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, तो ए इक्वल टू मिल जाएगा जीरो। मतलब हमारा ग्राफ जीरो कॉमा जीरो से स्टार्ट होगा, ये तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट टी इक्वल टू टी बाई फोर के लिए देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है। ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और साइन ओमेगा की जगह लिख सकता हूं मैं टू पाई बाई टी, और टी की जगह पर रखूंगा टी बाई फोर। टी से टी कैंसिल आउट, ये टू है फोर है, तो पाई बाई टू हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई टू वन। तो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये होगा एक्सेलरेशन टी बाई फोर पर। ऐसे ही टी बाई टू पर भी निकालो। टी बाई टू पर देखते हैं, ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा की जगह रखेंगे टू पाई बाई टी, एंड देन उसके बाद में टी की जगह पर रखेंगे टी बाई टू। टी से टी कैंसिल आउट, टू से टू कैंसिल आउट, साइन पाई की वैल्यू थी जीरो, तो ए मिल जाएगा आपको जीरो, करेक्ट। अब उसके बाद थ्री टी बाई फोर पे निकालेंगे, फिर टी पे निकालेंगे। तो अगर हम लोग ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद और ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो ग्राफ हमारा बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पर जीरो था, और टी बाई फोर पर हमें मिला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, टी बाई फोर पर मिला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। फिर टी बाई टू पे जीरो मिला, थ्री टी बाई फोर पे अगर आप निकालोगे तो आपको प्लस ए ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप खुद से कैलकुलेट करके देखना, तो आपको मिलेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर थ्री टी बाई फोर पे, और टी पे करोगे फिर से जीरो मिल जाए। तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करो तो जो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का
दिखेगा हमको। करेक्ट, तो इस टाइप का ग्राफ बनने वाला है। अब ये ग्राफ तभी करेक्ट होगा अगर फाई इक्वल टू जीरो मीन्स एसएचएम मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, तभी आप इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज ये ग्राफ हमारा रॉन्ग होगा। अगर एसएचएम लेट सपोज एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तब ये ग्राफ करेक्ट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कहाँ से एसएचएम स्टार्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एसिलेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ के बारे में, कैसे हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सी इट। हमें ऑलरेडी पता है कि एसिलेशन को माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, करेक्ट। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो अगर हम एसिलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखें तो वो है हमारे पास माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, करेक्ट। और हमें ये ऑलरेडी पता है कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। यहाँ पर हम फाई इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, मतलब ऐसे हम मान के चल रहे हैं कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। तो हमें पता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है और a इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होता है। अब मैं क्या करूंगा, x को रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पर a और साइन ओमेगा टी आपको दिख रहा है, तो मैं इसको x से रिप्लेस करूंगा। तो अगर मैं इसे x से रिप्लेस करता हूँ तो a इक्वल टू मुझे मिलेगा माइनस ए इक्वल टू माइनस और ए साइन ओमेगा टी को एक्स से हो गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, जो एसिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, मतलब एसिलेशन और पोजीशन का अगर आप ग्राफ देखो तो वो ग्राफ लीनियर बनेगा, करेक्ट। और ये फॉर्मूला आप याद रखना, किसी भी पोजीशन पे एसिलेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इससे आप कर सकते हो, और एसिलेशन वर्सेस पोजीशन का ग्राफ लीनियर यहाँ पर होगा। ठीक है, ये हमें क्लियर हो रहा है। हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं अब। वाई एक्सिस पे लेंगे एसिलेशन और एक्स एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं एक्स को ही, करेक्ट। यहां पर हमारा एक्स इक्वल टू जीरो है, यहां पर हो गया माइनस ए एक्स इक्वल टू, और यहां पर हमारे पास में प्लस है एक्स इक्वल टू। अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो लू तो ए इक्वल टू जीरो मिल रहा है, मतलब मीन पोजीशन पर जो एसिलेशन होगा वो जीरो होगा, करेक्ट। और अगर मैं एक्स इक्वल टू प्लस ए लेता हूं तो इधर प्लस ए रखो एक्स के जगह पर, तो आपको मिलेगा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। और अगर मैं x इक्वल टू माइनस ए रखूं, x इक्वल टू माइनस ए रखूं तो a इक्वल टू मुझे मिलेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो अगर मैं प्लस रख रहा हूं तो नेगेटिव मिल रहा है, और नेगेटिव ले रहा हूं x की वैल्यू तो मुझे पॉजिटिव एसिलेशन मिल रहा है। ये हमें क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट यहां पर आएगा और ये आएगा यहां पर। यहां पर हमारी एसिलेशन जब x की वैल्यू माइनस ए है तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, a की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है। जब a हमने नेगेटिव रखा, x हमने नेगेटिव रखा, माइनस ए रखा, तो a हमारे पास में पॉजिटिव आया प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। और जब हमने प्लस रखा, पॉजिटिव रखा x, तो a आया नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको, करेक्ट। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, इस टाइप का हमारा ग्राफ होगा, करेक्ट। तो जब x इक्वल टू माइनस ए है तो a इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए है, और जब x इक्वल टू प्लस ए है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए है, और ग्राफ लीनियर है और ओरिजिन से पास होता हुआ जा रहा है ग्राफ 0,0 से। तो इस टाइप का हमारा एक ग्राफ बनेगा, एसिलेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ। ऑलराइट, इस ग्राफ से आप एक चीज और समझ सकते हो, जो अगर हमने देखा स्प्रिंग मास ब्लॉक सिस्टम की बात कर लेते हैं क्योंकि ये एसएचएम कर रहा है, तो वेलोसिटी के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते ही थे, थोड़ा सा एसिलेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, करेक्ट।
तो हमें पता है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हमारी मिनिमम आई थी। ऑलराइट, एसिलेशन की बात करें तो एसिलेशन जब x इक्वल टू 0 तो एसिलेशन 0 है, मतलब कि एसिलेशन मीन पोजीशन पर 0 है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर एसिलेशन मैक्सिमम है। करेक्ट। तो जो मीन पोजीशन पर एसिलेशन मिनिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पर एसिलेशन मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम है। तो ये चीज भी आप याद रखना। करेक्ट, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, एसिलेशन मैक्सिमम होता है, और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एसिलेशन मिनिमम होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Let's read one question on the basis of this concept. The x-ray graph of the particle undergoing simple harmonic motion is shown below. The acceleration of the particle at t equal to 4/3 second is. इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है t इक्वल टू 4/3 सेकंड पर। करेक्ट, और हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है, इसे लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट, a साइन ओमेगा टी, ये हमें पता है। तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी होता है। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो इससे मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूं। टाइम पीरियड क्या होगा, एक साइकिल को जो कंप्लीट करने में टाइम लगा है, और ग्राफ को देखकर आप बता सकते हो ये 8 सेकंड होगा। ऐसे ही एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम लोग इस ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं, और वो क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का हुआ है, और वो है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड भी आपको पता चल गया 1 सेंटीमीटर। करेक्ट, अब हमारे पास में टी है और ए है। अब अगर मुझे ओमेगा निकालना है तो ओमेगा इक्वल टू हमें पता है इट इज 2π/t। करेक्ट, और टी कितना है 8 है, तो ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा आ जाएगा हमारे पास में π/4 रेडियन पर सेकेंड। तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई π/4 रेडियन पर सेकेंड। अब सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखते हैं, तो ए इक्वल टू हमारे पास में माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हमारे पास में आया π/4। करेक्ट, तो माइनस π/4 का स्क्वायर, ए आया 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही है, ध्यान रखना है इसको। साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी है π/4, और टी हमें फाइंड आउट करना 4/3 पर, तो टी रखेंगे 4/3। 4 से 4 गया, साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/3 की वैल्यू होगी √3/2, और π/4 का स्क्वायर करेंगे तो π²/16 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में आ रहा है ए इक्वल टू माइनस π²/16, और इसकी वैल्यू है √3/2। करेक्ट, तो मैं इसे लिख दूंगा 16 इंटू 2 मीन्स 32। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? तो माइनस π²√32, और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ए हमारा सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। तो इस टाइम पर इतना एक्सेलरेशन होगा, ये हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन चेक करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, -√3/32 π² मीन्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है यहाँ पर। क्लियर है सभी को कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? ऑलराइट, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ एसएचएम के बारे में। एसएचएम में एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। करेक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है हमारा हाफ mv²। ये हमें मालूम है, हाफ mv²। v है वेलोसिटी, और एसएचएम में जो ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, a ओमेगा cos ओमेगा टी। करेक्ट, ये वेलोसिटी हो गई। तो अगर v को मैं यहाँ पर रख दूं तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी मुझे मिल जाएगी हाफ m, v की जगह पर रखेंगे हम लोग a ओमेगा cos ओमेगा टी, तो ये जगह a² ओमेगा² cos² ओमेगा टी। करेक्ट, अब हमें एक चीज और पता है कि m ओमेगा² होता है k, तो मैं काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं हाफ k a² cos² ओमेगा टी। तो ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करेक्ट,
अब अगर काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन लिखना है तो वो भी कर सकते हैं आप। तो वो कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिर से हम हाफ एम जी स्क्वायर लेते हैं। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन हमें पता है वो क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी मिल गया और एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन भी मिल गया। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि स्प्रिंग कनेक्टेड है तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगी इधर, करेक्ट। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर, करेक्ट। एक्स भी हमें पता है, एक्स होता है ए साइन ओमेगा टी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में हो जाएगी हाफ के एक्स की जगह पर रखेंगे ए साइन ओमेगा टी, तो ये जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, और ये है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करेक्ट। तो एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन भी आ गया और एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं टोटल एनर्जी, या बोले तो मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करूं तो ये मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो जो भी पार्टिकल के पास में, तो हमें उसकी मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी, करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में यहाँ पर क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। जब आप इसे ऐड करोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और टोटल एनर्जी या फिर बोले तो मैकेनिकल एनर्जी आपके पास में आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और एम ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, के। तो फाइनली आपके पास टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो टोटल एनर्जी आई है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम और इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पोजीशन। ना तो टाइम पर ही डिपेंड कर रही है ना ही पोजीशन पर, मतलब ये कांस्टेंट है। तो ये जो टोटल एनर्जी है हमारी ये क्या है, कांस्टेंट है। इसको भी आप नोट कर लो, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई, करेक्ट। हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गई और हमारे पास में टोटल एनर्जी भी आ गई। टोटल एनर्जी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पोजीशन एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं लेट सपोज एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, जो एनर्जी में टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन आ रहा है वो हम एनालाइज करना चाहते हैं। तो वाई एक्सेस पर लिया हमने एनर्जी और एक्स एक्सेस पर हमने ले लिया टाइम, करेक्ट। एक साइकिल के लिए पूरा एनालाइज करते हैं। टी हो गया ये 0, ये हाफ साइकिल तो t/2, उनके बीच में t/4, और ये हो जाएगा 3t/4, करेक्ट। ऑलराइट। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो टोटल एनर्जी तो हमने देखा वो तो कांस्टेंट ही है, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है। तो ये हो गई हमारी टोटल एनर्जी, तो कांस्टेंट है, करेक्ट। और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी t/4 पर आपको मिलेगी 0, और t इक्वल टू 0 पे होगी मैक्सिमम। आप इसमें वैल्यू रख सकते हो, हमारे पास में ये इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करेक्ट। ओमेगा की वैल्यू 2π/t रखोगे, टी की वैल्यू जहां पर भी आपको निकालनी है वो रखोगे। तो अगर आप यहाँ पर टी इक्वल टू 0 लिखोगे तो आपको मिलेगा हाफ के स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू 0 टाइम पे हाफ के स्क्वायर होगी, और t/4 रखोगे तो आपको 0 मिलेगी, करेक्ट। तो ये जो ग्राफ आपका मिलेगा और t/2 पर फिर से मैक्सिमम होगी। मैं डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ।
करेक्ट। तो ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इक्वेशन देखें तो वो आई है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब टी इक्वल टू जीरो रखेंगे, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो से स्टार्ट होगी और टी बाई फोर पर वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ऐसे ही आप सारी पोजीशन रख के देखोगे, टाइम रख के देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। करेक्ट। और ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी और ये है टोटल एनर्जी जो कि कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रही है। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही यहाँ पर हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन आया है। अगर आप यहाँ पर भी देखो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हम लोग लिख रहे हैं। ऑलराइट, तो इस टाइप का ग्राफ हमारा बनेगा एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मैं एक आपको होमवर्क में देना चाहता हूं, आपको ड्रॉ करना है एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। करेक्ट, ई वर्सेस एक्स ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो वो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा वो आपको खुद से बना के देखना है। उसके लिए आप ये रिलेशन यूज करोगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए ये और पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये, और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहती है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये हाफ के एक्स स्क्वायर, इससे आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे। ऑलराइट, तो ई वर्सेस एक्स ग्राफ आपको प्लॉट करना है और ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसे नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Let's see it one question on the basis of this concept. A spring block system is performing SHM as shown in the figure below. The symbol have their usual meaning. Find the value of x for which the system mechanical energy distributed as half kinetic energy and half elastic potential energy. हमें वो पोजीशन फाइंड आउट करनी है जिस पोजीशन पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो काइनेटिक एनर्जी में और हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो पोटेंशियल एनर्जी में। करेक्ट, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो कैसा बनेगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप और इमेजिन कर पाओ, क्योंकि हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है जहां पर हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 0, ये हो गया प्लस a और ये हो गया x इक्वल टू माइनस a। मतलब ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी है एक्सट्रीम पोजीशन। टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी तो होती है कांस्टेंट हाफ के स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी कुछ हमें ऐसी दिखाई देगी। ये हो गई हमारी टोटल एनर्जी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी, तो मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और अगर मैं एक्सट्रीम पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो x इक्वल टू ए रखूंगा तो मुझे मिलेगा 0। मतलब मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी, ये समझ में आ रहा है आपको, और एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होगी। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपली हम हाफ के एक्स स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। तो अगर x इक्वल टू 0 करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 मिलेगी। ये बन जाएगा कुछ ऐसा, और ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का सम करेंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी और टोटल एनर्जी है हमारी कांस्टेंट, ये ग्राफ में हमें साफ साफ दिख रहा है। तो हमें वो पोजीशन फाइंड आउट करनी है जहां पर दोनों वो पोजीशन फाइंड आउट करनी है जहां पर टोटल एनर्जी एंड हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ हाफ हो टोटल एनर्जी की। तो ये आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है
ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहा है, एक्चुअली में आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकालना है, क्योंकि इस पॉइंट पर जो हमारी टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल है, करेक्ट। तो जब वो हाफ हाफ होंगी तो डेफिनेटली वो इक्वल भी होंगी। तो मैं टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर सकता हूँ, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर सकता हूँ। ये क्लियर हो रहा है आपको? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बात करें पोटेंशियल एनर्जी का तो वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लेकर आओ, करेक्ट, हाफ के एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाओ तो यहां पर बचेगा हमारे पास में हाफ के ए स्क्वायर, और ये हाफ के एक्स स्क्वायर इधर जाएगा और पहले से भी है तो ये जगह के एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करने के बाद में। ये क्लियर हो रहा है? तो ये हमारे पास में के एक्स स्क्वायर। अब के से के को कैंसिल आउट कर दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस माइनस ए बाय रूट टू, प्लस माइनस ए बाय रूट, ये होगा हमारा x, करेक्ट। तो x की वैल्यू फाइनली हमारे पास में क्या आ रही है, x इक्वल टू हमारे पास में फाइनली आ रहा है प्लस माइनस ए बाय रूट टू। मतलब इस पोजीशन पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है एंड पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी, प्लस माइनस ए बाय रूट टू। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Let's see next question. A particle executing simple harmonic motion has a kinetic energy k naught cos square omega t. The value of the maximum potential energy and total energy respectively. तो यहाँ पर मैं फाइंड आउट करना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, ये हमें पता है, पर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वेरी करती रहती है, करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, करेक्ट, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की तो वो कितनी होगी, तो वो होगी के नॉट। क्यों होगी के नॉट, क्योंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 1 है। के नॉट तो कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है पॉसिबल, करेक्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी के नॉट, ऑलराइट। और टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है समीशन काइनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल एनर्जी का। अगर हम मीन पोजीशन पे बात करें तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो अगर मैं मीन पोजीशन पे बात करूं तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 हमारी, करेक्ट। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है इसलिए वो के नॉट होगी। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और वो के नॉट के बराबर हो जाएगी। तो मतलब टोटल एनर्जी जो हमारी होगी वो के नॉट होगी, करेक्ट, और ये वेरी करेगी नहीं। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो दोबारा से इस इक्वेशन का यूज करते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल टू व्हाट इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। अब अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर जाऊं तो एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएं, ये हमने बात की थी मीन पोजीशन के लिए, करेक्ट, और ये हम लोग बात कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, करेक्ट, मैक्सिमम होगी। और टोटल एनर्जी कितना है, के नॉट है, टोटल एनर्जी का के नॉट लिख दो तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारी, के नॉट। तो हमें दोनों चीजें मिल चुकी हैं, हमें हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल गई जो कि के नॉट है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिल गई के नॉट है, और टोटल एनर्जी भी के नॉट, मतलब तीनों चीजें पता चल गई। अब हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया था पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, तो दोनों ही के नॉट आई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी,
बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, के नॉट एंड के नॉट। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।